सो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कंसेप्ट है उसको पढ़ा था और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ जो एसोसिएटेड डिफरेंट केसेस हैं वो पढ़े थे। आज जो हम काम करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है, गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसे हम पढ़ेंगे अच्छे से और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। देखिए, ये जो लॉ है ये वास्तविकता में काफ़ी कंसेप्चुअल है, इसके ऊपर बेस्ड काफ़ी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स भी हैं और बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। मैंने पहले भी बताया था एनसीईआरटी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसके ऊपर बेस्ड दी हुई हैं, सो मैनी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स, और बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ इसके ऊपर पेपर में पूछ लिया जाता है। या तो सीधा ये लॉ ही पूछ लेंगे या इसका प्रूफ पूछ लेंगे, और ज़्यादातर चांस ये होता है कि कोई ना कोई कंसेप्चुअल या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसमें से पूछी जाती है। देखिए क्या है गॉसेस लॉ। देखिए, हम इसको पहले समझ लेते हैं फिर इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेंगे। मान लीजिए ये कोई क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, क्लोज सरफेस मतलब जैसे कोई फुटबॉल है या कोई भी क्लोज सरफेस है, कोई क्यूब है, क्यूबॉइड है, उसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू। और ध्यान रखिए, मान लीजिए इस चार्ज के आसपास का जो रीजन है वो उसके अंदर वैक्यूम है। इस चार्ज के आसपास का जो रीजन है उसमें वैक्यूम है। तो गॉसेस लॉ क्या बोलता है? देखिए, गॉसेस लॉ ये बोलता है कि इस क्लोज सरफेस, देखिए ये चार्ज इस क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ है, ओके। तो गॉस लॉ ये बोलता है कि इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी, आप जानते हैं इस चार्ज के आसपास जहां भी चार्ज प्रेजेंट है उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से बाहर निकलेंगी, ओके। और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर एंटर करेंगी, इस क्लोज सरफेस के अंदर। पॉजिटिव है तो बाहर निकलेंगी, नेगेटिव है तो एंटर करेंगी। तो कोई भी सिचुएशन है, चार्ज पॉजिटिव है या चार्ज नेगेटिव है, इन आइदर केस इसके साथ, इस क्लोज सरफेस के साथ कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड होगा। मानते हैं भाई, जहां चार्ज है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होती हैं, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी एसोसिएटेड होता है उस सरफेस के साथ। तो गॉस लॉ ये बोलता है कि अगर कोई क्लोज सरफेस है और उसके अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट है तो उस क्लोज सरफेस के साथ जो एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इसकी वैल्यू क्या होती है? चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। लेकिन ये जो कंडीशन है, ये जो इक्वेशन है, ये तब अप्लीकेबल होती है अगर इस चार्ज के आसपास का जो रीजन है उसमें फ्री स्पेस है, मतलब वैक्यूम है। अगर ध्यान रखिए, यहां पर वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम प्रेजेंट होगा, फिर यहां पर एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा बल्कि एप्सिलॉन आ जाएगा। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। और एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? उस मीडियम की, जो इस चार्ज के आसपास मीडियम प्रेजेंट है, उस मीडियम की परमिटिविटी हो जाएगी। तो स्टेटमेंट इसकी पढ़ते हैं अभी। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, इसको फाई से लिखते हैं, हम जानते हैं, थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज क्यू इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट प्रोवाइडेड चार्ज हैज वैक्यूम इन इट्स सराउंडिंग, ओके। अब देखिए, ये तो स्टेटमेंट हो गई। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम गॉस लॉ का प्रूफ करने जा रहे हैं। किसके लिए? इस स्फेरिकल सरफेस के लिए। हम अभी गॉस लॉ का प्रूफ करेंगे स्फेरिकल सरफेस के लिए। देखिए, मान लीजिए कोई स्फेरिकल सरफेस है, ओके। इसकी रेडियस कितनी? स्मॉल आर, और इसके एग्जैक्ट सेंटर पर कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, ओके। क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो अब हमने क्या किया, हमें क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली निकालना है इस पूरे क्लोज सरफेस के साथ, तो हमने क्या किया, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी किसी क्लोज सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स निकालना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सरफेस एरिया अज्यूम कर लेते हैं। सरफेस एरिया वेक्टर ds वेक्टर हमने अज्यूम कर लिया, ओके। इस सरफेस एरिया वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग हम आगे काम करेंगे। देखिए, हमने क्या किया, इस सरफेस एरिया वेक्टर को अज्यूम कर लिया। हमने ये मान लीजिए फुटबॉल है,
आप ऐसा मान लीजिए कि एक फुटबॉल है, उस फुटबॉल के सेंटर पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है और हमें उस पूरी फुटबॉल के साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें बेसिकली प्रूव करना है कि वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ओके, तो उसके लिए हमने क्या किया, उस फुटबॉल के सरफेस पर एक छोटा सा सरफेस एरिया अज्यूम कर लिया ds, और उसका जो एरिया वेक्टर है वो क्या है, ds वेक्टर। हम जानते हैं सरफेस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अब क्योंकि ये चार्ज क्यू है तो इसके साथ जो एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी। ओके, अगर चार्ज नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर आप देख रहे हैं दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस छोटे से सरफेस के साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल देंगे और फिर जब वो निकल जाएगा उसको पूरे कंप्लीट सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। बहुत सिंपल। देखिए, पहले तो आप ये देखिए कि इस क्लोज ये स्फेरिकल शेप का सरफेस है और इसके सेंटर पर चार्ज क्यू है, तो इस स्फेरिकल सरफेस के हर पॉइंट पर यहां पर या किसी भी पॉइंट पर आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होती है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए चार्ज क्यू at a distance r provided there is vacuum near or in the surrounding of charge। चार्ज के आसपास का जो रीजन है अगर उसमें वैक्यूम प्रेजेंट है तो इस चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके, नाउ देखिए, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें सबसे पहले देखना किसके लिए है, इस छोटे से सरफेस एरिया के लिए। इस छोटे से सरफेस एरिया के लिए छोटा सा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा, इसको हमने डी फाई ई लिखा। डी फाई ई कितना, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, क्योंकि ई और ds वेक्टर के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। तो डी फाई कितना आ गया, eds कॉस 0 डिग्री। वैल्यू कितनी आ गई, eds। ओके, वैल्यू आ गई eds किसकी, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद होल सरफेस निकालना है तो हमने डी फाई का इंटीग्रेशन कर देंगे। ध्यान रखिए हमने यहां पर सर्कल का निशान डाला है। इंटीग्रेशन के ऊपर अगर सर्कल का निशान डालते हैं तो ये सीधा सीधा ये रिप्रेजेंट करता है कि हम अब जो इंटीग्रेट करने जा रहे हैं वो पूरे क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। अब E क्योंकि कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया। ओके, क्यों बाहर कर दिया, क्यों ये कांस्टेंट है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दोबारा से देखते हैं। सरफेस के ऊपर, क्लोज सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यहां ये भी कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली रेडियस भी कांस्टेंट है। जो हमारा क्लोज स्फेरिकल सरफेस है उसकी रेडियस कांस्टेंट है ऑब्वियसली, जिसका मतलब सारी टर्म कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट है तो इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया। ओके, अब ds का इंटीग्रेशन क्या, क्लोज सरफेस के लिए जो हमारा स्फेरिकल क्लोज सरफेस है उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एरिया क्या होता है, स्फीयर का एरिया क्या होता है हम जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। और E की वैल्यू क्या, अभी हमने देखी है ये वैल्यू सरफेस के ऊपर स्फेरिकल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्यू चार्ज के कारण कितनी, ये अभी हम देख चुके हैं, ये होती है। अब कुछ नहीं है, ये देखिए 4 पाई आर स्क्वायर ऊपर है और 4 पाई आर स्क्वायर नीचे है, ये कैंसिल हो गया। ये 4 पाई आर स्क्वायर इस 4 पाई आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके ओके जी, सो जब ये कैंसिल हो गया तो वैल्यू क्या बच गई, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, ये हमारा प्रूफ आ गया। देखिए ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया, किसके लिए, फॉर द क्लोज सरफेस at the center of which charge q was kept and this spherical surface was exactly in was a perfect sphere and there was vacuum in the surrounding of the charge। तभी तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट आया, अदरवाइज एप्सिलॉन नॉट नहीं आता बल्कि एप्सिलॉन आता। ओके, सो मैं समझता हूं ये कंसेप्ट, ये जो कॉसेस लॉ है और इसका प्रूफ है ये आपको समझ में आया होगा। ओके, सो अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ केसेस हैं जो कि जिसके ऊपर बेस्ड बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हम देख रहे हैं। देखिए
इफ ए मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर सराउंड्स द चार्ज, मान लीजिए चार्ज के आसपास कोई मीडियम प्रेजेंट है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन आर, तो इस सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन। अब यहां पर साथ में एप्सिलॉन आर और आ जाएगा, ओके। तो एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर कितना हो गया, एप्सिलॉन हो गया, ओके। यहां कितना आ गया, ये एप्सिलॉन। भाई मैं फिर से बता रहा हूं, चार्ज ये जो क्यू था जो कि स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पर रखा हुआ था, इसके आसपास का जो रीजन है, मान लीजिए वो जो रीजन है दैट इज उसके अंदर जो मीडियम प्रेजेंट है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है और उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है, तो हम क्यू बाई एप्सिलॉन ना लिख के अब क्या लिखेंगे, फ्लक्स क्या लिखेंगे, द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दैट सरफेस क्या लिखेंगे, क्यू बाई एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन आर। हम जानते हैं इसको एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं मीडियम का, जिसको हम केस कैपिटल के से लिखते थे। इन दोनों का प्रोडक्ट हम जानते हैं, ये एप्सिलॉन होता है, ओके जी। तो ये फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी, ओके। अब देखिए, मान लीजिए चार्ज जो हमारा क्लोज सरफेस है उसमें बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं, जैसे मैं यहां पर इसको बना भी देता हूं। मान लीजिए एक क्लोज सरफेस है और इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, यहाँ Q1 रखा हुआ है, यहाँ Q2 रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ Q3 रखा हुआ है, यहाँ Qn रखा हुआ है, ऐसे बहुत सारे चार्जेस अंदर बैठे हुए हैं। तो ऐसे सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस डैश 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 प्लस Qn बाई एप्सिलॉन। इसको ऐसे लिख दिया हमने, कैपिटल Q बाई एप्सिलॉन और कैपिटल Q की वैल्यू क्या, Q1 प्लस Q2 प्लस डैश 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 प्लस Qn, ओके। अब एक बात का ध्यान रखना कि ये जो चार्ज Q है, ये इनमें से कोई भी चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एक क्लोज सरफेस है और आपको ये कहे कि यहाँ 3 कूलम चार्ज है या -2 कूलम है, यहाँ 6 कूलम है, बताओ जी कितना फ्लक्स इस क्लोज सरफेस के साथ एसोसिएटेड है। तो फाई ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 माइनस 2 जमा 6 बाई एप्सिलॉन। क्या वैल्यू आ गई, 6 और 3 9 में से 2 हो गया 7, 7 बाई एप्सिलॉन, ओके। तो जो भी साइन होगा उसको हम अलजेब्राइकली कंसिडर कर लेंगे, उसका अलजेब्राइक एडिशन ले लेंगे, ओके। नेक्स्ट केसेस देख रहे हैं, देखिए केस नंबर 3। अब देखिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर जो चार्ज Q है वो पॉजिटिव ना हो के नेगेटिव हो, फिर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बताओ जी अब क्या होगा फ्लक्स की वैल्यू। देखिए, फ्लक्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। मान लीजिए ये चार्ज जो है वो पॉजिटिव ना हो के ये नेगेटिव है, मान लीजिए -Q चार्ज है, ओके, किसी क्लोज सरफेस के अंदर, ओके। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा। देखिए, वैल्यू में कोई भी फर्क आने वाला नहीं है, वैल्यू उतनी ही रहेगी। क्लोज सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, Q बाई एप्सिलॉन। चाहे चार्ज पॉजिटिव है तब भी Q बाई एप्सिलॉन, नेगेटिव है तब भी Q बाई एप्सिलॉन, क्योंकि यहां बेसिकली हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेते हैं, ओके। तो यहां पर अगर चार्ज -Q है तब भी फ्लक्स में कोई भी अंतर नहीं आएगा। अंतर सिर्फ इतना आएगा कि अगर हम फील्ड लाइंस को प्रेजेंट करेंगे तो फील्ड लाइंस, अगर ये चार्ज पॉजिटिव था तो फील्ड लाइंस बाहर निकल रही थी, लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड लाइंस अंदर एंटर कर रही है। जैसे मान लो, 1 मिनट के लिए मान लो कि अगर चार्ज +Q था और उस +Q से 4 फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, तो अगर चार्ज -Q है तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस होगा कि 4 लाइन अब एंटर करेंगी, बस मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा ना फ्लक्स का, ओके। सो अभी हम 4th केस देख रहे हैं। देखिए 4th केस क्या कह रहा है, इसको मैं समझा देता हूं क्योंकि ये पूरा पढ़ने के बजाय पहले इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, अगर यहां पर इस समय डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक चार्ज रखा हुआ है और इस चार्ज के आसपास कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, एक स्फीयर ये, एक स्फीयर ये, एक स्फीयर ये सब कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं। इन कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के कॉमन सेंटर पर कोई चार्ज Q रखा हुआ है, ओके। और हमसे ये पूछा जाता है कि इन अलग अलग सरफेसेस के साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो ध्यान रखिए,
आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, क्यू बाई एप्सिलॉन। ओके, और आप देख रहे हैं ये फ्लक्स की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, ये सीधा सीधा केवल क्यू पे डिपेंड कर रही है, ये सरफेस एरिया पे तो डिपेंड ही नहीं करती। चार्ज के आसपास जो सरफेस एरिया है उसके ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करती। मतलब इस चार्ज के आसपास एक छोटा सा सरफेस एरिया है या एक बहुत ही बड़ा सरफेस एरिया है, मान के चलो इसके आसपास 1 सेंटीमीटर रेडियस का हमने स्फीयर बनाया, या मैं इसके आसपास 1 किलोमीटर रेडियस का स्फीयर बना देता हूं इस चार्ज के आसपास, तब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तो सरफेस एरिया से कोई लेना देना नहीं है, इट इज सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ओके जी, तो इसलिए ध्यान रखिए कि अगर हमने कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स लिए हैं और उन कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के सेंटर पर कोई चार्ज क्यों रखा हुआ है, तो इन सभी सरफेसेस, स्फेरिकल सरफेसेस या स्फेरिकल नहीं भी हैं, कोई और भी हैं, तब भी इनके साथ जो एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सेम होगा। ओके, यही चीज इसके अंदर हमने यहां पर लिखी हुई है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ऑल कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स विल बी सेम प्रोवाइडेड चार्ज क्यू इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। तो ये अलग अलग केसेस थे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से एसोसिएटेड हमने किए थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से या गॉसेस लॉ से एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हैं उनको हम पढ़ेंगे। थैंक यू।